जब से पता चला है कि अलका हमसे मिलने आ रही है, तब से सब कुछ सुहावना लगने लगा था और मुझे इस दिन का बरसों से इंतजार था। और यही वजह थी कि मैं अभी तक शादी भी नहीं कर पाया था। आज राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। मन में कसमकस थी कि कैसे वह अलका से नजरें मिला के बात कर पाएगा। वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 1 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था, पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार अलका ने उससे कोई मदद मांगी है और वह समय पर पहुंच नहीं पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अलका परेशान हो जाएगी। ऐसा ना हो वो अकेले ही चल पड़े। पर आज मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। आज ट्रेन के लेट होने से उसे गुस्सा नहीं बल्कि सुकून का एहसास हो रहा था। उसने एक स्प्राइट की बोतल ली और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी और वह अपने अतीत में खो गया। अलका उसकी छोटी बहन सिमिखा की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर सिमिखा के साथ अलका भी घर पर आ जाया करती। सिमिखा जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी, लेकिन अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अलका भी उससे डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती वो भी रौब जमाने के लिए जोर से सिमिखा को किसी ना किसी बात पर डांट देता। सारा दिन खी करके घूमती रहती हो। परीक्षा नजदीक आ रही है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हाँ भैया, कहती हुई सिमिखा सहम जाती और अलका जल्दी से अपने घर चली जाती। जब राहुल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो अलका का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने सिमिखा को बहुत मना किया कि इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती ना करे। उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है। दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। पर इस बार माँ ने सिमिखा का साथ दिया और बोली, अलका बहुत अच्छी लड़की है, घमंड जरा सा भी नहीं है उसमें, बहुत घुल मिल कर रहती है, बड़ों की इज्जत करती है, सब पैसे वाले खराब नहीं होते हैं बेटा। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कंधे उचका दिए। उसे क्या, जिससे चाहे दोस्ती रखे, बस अमीर सहेली की देखा देखी, कोई उटपटांग मांग ना करे बस। उसके बाद सिमिखा राहुल के सामने कभी अलका को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने अलका को देखा नहीं और भूल ही गया। सिमिखा कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। 2 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और राहुल उसे चिढ़ाए जा रहा था। ये कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी शादी में जाने की? कॉलेज में पढ़ाई की जगह यह सब होता है। कैसा कॉलेज है तुम्हारा? भैया परेशान मत करो, तैयार होने दो मुझे। माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती, मुझे कोई काम नहीं करने देगी। तंग मत कर इसे। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा। तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की गुलाबी साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रह गया। वो धीरे से बोली, सिमिखा है? वो झेप गया। हाँ है। सिमिखा को उसने जोर से आवाज़ दी और दरवाज़ा खुला छोड़ अंदर चला गया। पर बरामदे से देखता रहा। ये कौन सी सहेली है सिमिखा की? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। सिमिखा साड़ी संभालती हुई कमरे में आई और चीख पड़ी, अलका, हाय, तू कितनी सुंदर लग रही है। तो ये अलका थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो 2 पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? दोनों सहेलियां घर से निकल गई और वह खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अलका ही थी या कोई और। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में सिमिखा से पूछ भी लिया, वो अलका थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अलका से अब भी दोस्ती है? लो, हमारी दोस्ती ख़त्म कब हुई थी? हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं। कभी देखा नहीं ना घर पर? वो तुमने डांट दिया था ना
कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसलिए तुम जब घर में होते थे तो मैं अलका को नहीं लाती थी। और अच्छा ये है कि तुम घर में रहते ही कितने देर हो, कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज। लेकिन ये बताओ, मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो तो यूं ही, पहचाना नहीं ना इसीलिए, कहकर उसने बात टाल दी। पर अब वो अक्सर सिमिखा से अलका के बारे में पूछ लेता। सिमिखा भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती। भैया, तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स की नोट्स है? अलका के लिए ला दो ना। या राइटर की कोई किताब लाने को कह देती, वह कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे सिमिखा भी समझ गई थी, अलका के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर अलका जब भी उसके सामने पड़ती, घबरा कर चली जाती। उसके मन में शायद उसके बचपन वाली डांट का अब तक असर था। पर सिमिखा बताती है कि अलका भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है, पर फिर वो गंभीर हो जाता। उसे पता था अलका और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब सिमिखा ने ही बात शुरू की। भैया, अलका की शादी की बात चल रही है। उसे एक धक्का सा लगा, पर उसने जाहिर नहीं किया, बस एक छोटी सी हम कही। सिमिखा ने फिर से कहा, भैया, तुम भी अच्छी जॉब में हो और अलका भी बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अलका हमारी भाभी बन जाए। सिमिखा, बहुत पटर पटर बोलने लगी है तू। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं 4-5 साल शादी की सोच भी नहीं सकता। बहुत सारे काम करने हैं, घर की मरम्मत करवानी है, पूरा रिनोवेट ही करवाऊंगा। फिर घर के फर्नीचर बदलने हैं, गाड़ी लेनी है, मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है, पर तब तक अलका के पेरेंट्स इंतजार थोड़े ही करेंगे। राहुल के मुख से ये सब सुनकर सिमिखा रुआंसी हो गई। सिमिखा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बेफजूल की बातें सोचना छोड़ दे। वैसे भी अलका को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए। अलका वैसी लड़की नहीं है भैया, हर जगह एडजस्ट कर लेगी। बेकार की बातें मत कर सिमिखा, चल चाय बना। उसे सिमिखा से यह सब डिस्कस करने का मन नहीं हो रहा था। अलका उसे अच्छी लगती थी, इसीलिए माँ और सिमिखा से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म हो जाने के बाद उसकी आवारागर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अलका कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आ जाती। राहुल को देखते ही अलका के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके केस की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता, इतना भी क्या घबराना, इतने दिनों में उसे नहीं पहचाना, क्या वो कोई बदतमीजी कर बैठेगा। एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया, अलका, वो नोट्स तुम्हें सिमिखा ने दिए ना, ठीक थे? हाँ, अच्छे थे, सपाट स्वर में कहा उसने, और फिर थोड़ा रुक कर कहा थैंक यू, और चली गई। फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फ़ायदा, जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर क्यों कदम बढ़ाना। उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अलका को खूब अच्छा घर और वर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियाँ मिले। कुछ महीनों बाद सुना अलका की शादी ठीक हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और अलका जा रही थी। अलका ने नजरें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नजरों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अलका नाराज है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अलका की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। सिमिखा की तैयारियां जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब 2 दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से दूर चला गया और अलका की विदाई के बाद ही लौटा। अलका का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा
अलका की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अलका के रंग बिरंगे कपड़े दुपट्टे सुखरते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था। उसके मन के एक कोने जैसा सिमिखा से अलका की शादी के किस्से और उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वह मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी उसने अलका के लिए कि वो हमेशा खुश रहे। 2 साल बाद सिमिखा की भी शादी हो गई। सिमिखा की शादी में अलका अपने 1 साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब वो पहले से भी खूबसूरत हो गई थी। बेटा भी बहुत प्यारा था। अपने घर में हमेशा अलका को सहमे सकुचाए हुए सा देखा था, पर इस बार माँ के साथ वो बहुत सारा काम संभाल रही थी। अपने सारे काम खुद वही कर रही थी। अच्छा था वह काम में इतना व्यस्त थी कि ज़्यादा आमना सामना नहीं हुआ, पर दूर से उसने कई बार अलका को देखा। इस बार अलका के चेहरे पर कोई सलजता नहीं थी। आत्मविश्वास से भरी वो बहुत खुलकर हंसती थी। अच्छा लगा देखकर। चलो उसकी दुआ कबूल हुई। अलका बहुत खुश है। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर दी थी। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते थे। माँ पापा सिमिखा कब से उसके पीछे पड़े थे कि शादी कर लो। रोज ही माँ कोई ना कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के जार गुण गाती। वो बहाने बनाकर टाल देता, पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि सिमिखा के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया था। रोती हुई सिमिखा कह रही थी, भैया अलका की दुनिया उजड़ गई। एक एक्सीडेंट में अलका के पति की मौत हो गई है। सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो सोफे पर गिर पड़ा। अलका और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आने लगा। कैसे सह पाएगी अलका और ये पहाड़ सा दुख कैसे झेल पाएगी। माँ को जैसे ही खबर पता चली वे अलका के घर चली गई। अलका को उसके माता पिता अपने पास लेकर आ गए थे। सिमिका भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी और सुबह होते ही अलका के घर चली जाती। रोज रात में रूंधे स्वर में अलका की दशा का वर्णन करती। बड़ी मुश्किल से उसे एक रोटी खिलाई है। अलका तो पत्थर हो गई है एकदम। आंसू भी नहीं बहते उसके, बस सारा समय छत घूरती रहती है। यह सब सुनकर उसका कलेजा टुक टुक हो जाता। एक नज़र अलका को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ नहीं कह पाएगा, पर एक बार अलका के सामने जाकर ये तो जता दे कि उसके दुख से वह भी कितना दुखी है। एक दिन उसने सिमिखा से कह ही दिया, मुझे लगता है एक बार मुझे भी जाना चाहिए। अलका के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं। उनके ऐसे दुख के समय मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। और क्या, बिल्कुल जाना चाहिए। कल ही चलना तुम मेरे साथ। दूसरे दिन सिमिखा के साथ अलका के घर गया। पैर मन भर के हो रहे थे, पर किसी तरह की कड़ा करके गेट के अंदर प्रवेश किया। अलका की माँ बाहर वाले कमरे में ही अलका के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। उसे देखते ही पल्लू आंखों पर रख लिया। बेटा, मेरी बिटिया की दुनिया वीरान हो गई। कैसे जिएगी अब वह? ये छोटा सा बच्चा किसे कहेगा अब पापा? अलका का बेटा उनकी गोद से कूदकर अंदर की तरफ भागा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगा। आप लोग अंदर नहीं आओ, आपको देख के मम्मी रोती है। पर उसके छोटे छोटे हाथों से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। सिमिखा ने उसे गोद में उठा लिया। अच्छा ऐसा है, चलो हम लोग मम्मी को गुदगुदी करके हंसाते हैं, ऐसे ऐसे। और सिमिखा आयुष को गुदगुदी करने लगी। आयुष हंसता हुआ उसकी गोद से उतरने को छटपटाता रहा था। सिमिखा अंदर चली गई और वह अलका की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अलका की माँ उठी। देखती हूँ अलका ने कुछ खाया या नहीं। सिमिखा का बड़ा सहारा है। आयुष और अलका को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, और उसे अंदर बुलाकर ले गई। अलका एक कुर्सी पर निष्पंद बैठी थी। सिमिखा पलंग पर आयुष को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अलका ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था।
जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी अलका ने। अलका की माँ ने सिमिका से पूछा, अलका ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ तक नहीं। अलका की माँ ने ही दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा और बोली, चाय के लिए बोल कर आती हूँ। नहीं चाहिए चाय, रहने दीजिए। अरे तुम लोगों के बहाने इसके गले में जार भी 2 घूंट उतर जाएगा। वो अपनी हथेलियों को घूरते हुए जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोल पाया। अलका खिड़की से बाहर देखती रही। आयुष ही उसे शांत बैठा देख अपने किताब उसके पास लेकर आ गया। अंकल ये देखो। फिर वे जानवरों के नाम पूछने लगा। अलका वैसे ही बाहर देखती रही। चाय पीने के बाद वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आंखों में नए सपने उगा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद सिमिका भी अपनी घर चली गई, पर वह सुबह शाम अलका को फोन करती और उसे भी अलका का हाल पता चलता रहता। राहुल ने सिमिका से ही अलका को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर सिमिका का कहना था अलका बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर एक दिन वह अलका की माँ से मिलने गया और उन्हें जा बोला, अलका को एमएससी करने के लिए बोलिए। घर से बाहर निकलेगी तो उसका दिल भी बहलेगा। सिमिका ने तो कितनी बार कहा है, मुझसे भी कहा, पर ये सुनती ही नहीं। कहती है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसके पापा भी कहते हैं अभी रहने दो, उसे तंग मत करो। अलका की माँ ने मजबूरी जताई, आंटी पर अगले महीने सेशन शुरू होने वाला है। अभी एडमिशन नहीं लिया गया तो फिर पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा और तब तक अलका क्या करेगी? ऐसे ही दुखी मन में डूबी रहेगी। पर क्या करूं बेटा, ये सुनती ही नहीं और वो अपने पापा की लाडली है। वे जोर डालते नहीं। आंटी मैं बात करूं? हाँ बेटा, तुम ही समझा कर देखो। मुझे भी उसका यूं सारे दिन कमरे में अकेले पड़े रहना देखा नहीं जाता। इसके पापा तो सारा दिन घर पर नहीं रहते ना। मुझे अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखकर क्या गुजरती है वे क्या जाने। उनका गला भर आया था। अलका ने नीचे नजरें किए, पर दृढ़ स्वर में उससे भी यही कहा, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है और मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना है पास में कि आयुष के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नौकरी के लिए कौन कह रहा है, पर वो बात की बात है। अभी एडमिशन तो ले लो, चाहे यूनिवर्सिटी मत जाना। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना। अलका ने जैसे एक जिद से कहा। फिर क्या करोगी? यूं ही उदास बैठे रहा करोगी? आयुष की तरफ देखो, तुम्हें यूं उदास देख उसका बचपन कैसे गुजरेगा? उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए या नहीं? तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है उसके प्रति या नहीं? बचपना छोड़ो, मैं एमएससी का एडमिशन फॉर्म लेकर आता हूँ, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। अलका कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ही उसने फॉर्म लाकर अलका की माँ को दे दिया। हर दूसरे तीसरे दिन जाकर पूछताछ करता, पता चला अलका ने फॉर्म नहीं भरा है। और जब लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई तो उसने अलका की माँ से कहा, मुझे फॉर्म दीजिए, मैं भरवा कर लाता हूँ। वो खुद फॉर्म लेकर अलका के कमरे में गया और बोला, मैं जैसे अपनी बहन सिमिका को डांट सकता हूँ वैसे ही तुम्हें भी। लो फॉर्म भरो। और पेन आगे कर दिया। शायद अलका ने गुस्से में कुछ कहने को सर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से आयुष को खड़े देख कुछ कहा नहीं और फॉर्म भरने लगी। राहुल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने सिमिका को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन सिमिका ही ज़बरदस्ती अलका को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अलका सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी। एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसे ही दूरी बना रही। एक आध बार अलका के घर गया भी, पूछा पढ़ाई ठीक से चल रही है ना, कुछ ज़रूरत हो तो कहना। पर अलका ने बड़े रुखाई से कहा, हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। उसके बाद वह फिर नहीं गया। कभी कभी रास्ते में आयुष के साथ मिल जाती तो वो आयुष से बातें कर लेता और उससे भी औपचारिकता वश पूछ लेता, कैसी हो? अक्सर तो वो ठीक हूँ, चलो आयुष देर हो रही है कहकर आगे बढ़ जाती। एक दिन अलका ने कुछ गुस्से में ही कहा, आज तक तो कभी बात भी नहीं की आपने, अब इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ
और फिर आगे बढ़ गई। वो अबुझ सा खड़ा रह गया, समझ नहीं पाया। उसकी नाराजगी इस बात पर थी कि उसने अब तक उससे बात नहीं की थी, या इस बात पर कि उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। अलका ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास में MSc पास किया और फिर PhD करने लगी। उसे यह सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर अलका आगे ही बढ़ती जा रही है। माँ अब भी अक्सर राहुल पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब अलका को यूं अकेला देख उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। सिमिका समझती थी, अब वह कुछ नहीं कहती। इसी बीच राहुल को एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसे शहर से दूर जाना पड़ा। आयुष के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और अलका उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अलका को एक नज़र देख भी नहीं पाया। मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, ये तो अलग बात थी, पर एक नज़र तो देख लेता। अलका की मनोस्थिति समझता था, इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। सिमिका के जरिए अलका की खबर मिलती रहती थी। अलका की PhD पूरी हो गई और वह एक कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हो गई। कभी अपने शहर जाता और अलका पर नज़र पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता। हाल चाल पूछ लेता। अब अलका की आंखों में उतना गुस्सा नहीं नजर आता, फिर भी वो ज़्यादा बात नहीं करती। छोटा सा जवाब देकर वो आगे बढ़ जाती, पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता। वह अलका को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी। वह पहले अलका को अपने दुख से उबरने देना चाहता था। उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि अलका को ये ना लगे कि वह उसे कोई सहारा देने के लिए उद्देश्य से यह सब कह रहा है। और कल जैसे एक राह मिल गई। सिमिका का फ़ोन आया, भैया तुम्हारे शहर के कॉलेज में एक सेमिनार है जिसमें अलका को भाग लेना है। ठहरने का इंतज़ाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है। नया शहर है और अलका ने भी कभी अकेले सफ़र नहीं किया। वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुंचा देना। अलका तैयार है? इसके लिए राहुल ने पूछा। हाँ भैया, अलका ने ही मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे तुम्हारे शहर जाना है, और जब मैंने कहा भैया तुम्हें स्टेशन से रिसीव करके कॉलेज पहुंचा देंगे तो वह मान गई। ट्रेन की डिटेल्स, कोच नंबर, सीट नंबर सब उसे SMS करके बता दी। अलका का नंबर लेकर उसने फ़ोन रख दिया, पर अलका को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। बार बार नंबर घूरता और फिर मोबाइल बंद कर देता। उसे रात भर नींद नहीं आई। ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब यहाँ स्टेशन पर था। क्या पता अलका कैसे बात करेगी। अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों, पर एक तसल्ली थी। जब खुद ही सिमिका से कहा है तो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ट्रेन रुकी। वो कोच के सामने ही खड़ा था। अलका गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी और उसे देखते ही मुस्कुरा दी, और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी। राहुल ने उसका ट्रॉली बैग हाथों में ले लिया और बड़े शांत स्वर में एक चाहत के साथ पूछा, मानो हमेशा बात करता रहा हो, और कैसा रहा सफ़र? सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? रिजर्वेशन था और आप लेने आ गए। तकलीफ़ कैसी? अलका ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख कर कहा। राहुल ने मन ही मन कहा, और तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ होने भी नहीं दूंगा। मुझ पर इतना भरोसा कर रिसीव करने के लिए बोला। अच्छा लगा मुझे। आपसे ज़्यादा भरोसा और किस पर है? राहुल, आपने इतनी मदद की है मेरी, इतना ख्याल रखा है मेरा। आप नहीं होते तो मैं इतने बड़े दुख से कभी उबर नहीं पाती, और मैंने कभी आपको शुक्रिया भी नहीं कहा। आपको? अलका की आवाज़ में थोड़ी सी नमी थी। शुक्रिया कहकर पराया कर देना चाहती हो? राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अलका ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी ओर आंख उठाकर देखा। अलका की आंखें सजल थी और राहुल के मन में एक नई आशा जग चुकी थी। वह अलका को अपने दिल की बात बताएगा और उसके साथ अपने जीवन को नई दिशा देगा। ऐसे समझो कि दोनों की गाड़ी पटरी पे आ गई थी। पाठकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।